हेलो गाइस, हाउ आर यू? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपको अपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप सारे सब्जेक्ट में 95 प्लस अचीव कर सकते हो और क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दो तरह से स्टडी करते हैं। फर्स्ट टारगेट ओरिएंटेड एंड सेकंड टाइम टेबल। तो टारगेट ओरिएंटेड में वो डेली टारगेट क्रिएट करते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है और उसके बाद उसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड टाइम टेबल, बच्चे अपना टाइम टेबल क्रिएट करते हैं कि इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो टाइम टेबल ओरिएंटेड स्टडी करते हैं। आपको गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है। आपको डेली टारगेट क्रिएट करना है और उसको अचीव करना है, क्योंकि आप एक मशीन नहीं है कि डेली आप एक ही टाइम टेबल फॉलो कर सकें। जो हर दिन होता है उसमें न्यू चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 आपका स्टडी टाइम है, बट सडनली आपके घर पे गेस्ट आ जाते हैं 4 से 5, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर वो टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट क्रिएट करना है। और जो टारगेट क्रिएट करना है उसको क्रिएट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है टारगेट अचीवेबल क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि पूरा क्लास 12 का अकाउंट्स एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा या पूरी क्लास 12 की इंग्लिश एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा। नहीं भाई, आप इतने बड़ी मशीन नहीं है, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसा कर सके। तो आपको क्या करना है कि छोटा टारगेट रखना है और ऐसा टारगेट रखना है कि जो अचीव हो सके। क्योंकि अगर आप ऐसा टारगेट रख देंगे जो अनअचीवेबल है या बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है, तो फिर आपको डिमोटिवेशन होगा अगर वो अचीव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि अपना टारगेट ऐसा रखना है जो अचीवेबल हो। साथ ही ऐसा नहीं है कि बस एक ही सब्जेक्ट की आज पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा इस सब्जेक्ट का। नहीं, आप अपना टारगेट ऐसे रखिए जिसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स हो। मतलब आज इस सब्जेक्ट में ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, अकाउंट्स में 5 क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, लाइक दिस। तो आपको ऐसे स्टडी करना है। तो अपना डेली बेसिस पे जो टारगेट क्रिएट करना ही है। आप क्या कीजिए, एक पेपर पे अपना मंथली टारगेट भी लिख लीजिए कि इस मंथ में मुझे बिजनेस स्टडीज़ के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या इस मंथ में मुझे बिजनेस स्टडीज़ के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, अकाउंट्स के इतने क्वेश्चन करने हैं। पूरा मंथली टारगेट बना लीजिए। और जो आप अपना डेली टारगेट बनाएंगे वो उसको देख कर ही, एनालाइज करके भी बनाइए कि मुझे इतने दिन बचे हैं इस मंथ के, इतने दिनों में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आज का मेरा टारगेट क्या होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं यही करता था, एक पेपर पे अपना मंथली टारगेट लिख लेता था एंड देन अपने बोर्ड पे अपना डेली बेसिस का टारगेट लिख लेता था। और बिलीव मी, जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है। देन आप और अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़ाई करें, 97% लाना है कितने घंटे पढ़ाई करें, 98% लाना है कितने घंटे पढ़ाई करें, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो मेरा आपको एडवाइस होगी कि कितने घंटे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। या आपको कोई लिख के नहीं बता सकता कि आप 4 घंटे डेली पढ़ लीजिए, आप 98% ले आएंगे, 99% ले आएंगे। नहीं, क्योंकि सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। हो सकता है आपको वही टॉपिक कंप्लीट करने में आधा घंटा लग रहा है, तबकि किसी और को वो टॉपिक कंप्लीट करने में 1 घंटा लग रहा है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करना है कि कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जितनी देर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उतने टाइम आपका पूरा फोकस पढ़ाई में ही होना चाहिए। ये नहीं है कि बीच में 5 मिनट रील देखने लग गए या फिर कुछ और काम करने लगे। नहीं, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा पूरा ध्यान बुक में ही है। और बिलीव मी, एक पर्सन 4 घंटे पढ़ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस नहीं है उसका, वो 2 मिनट रील चला रहा है, फिर स्नैक्स खा रहा है, और आप 1 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन पूरा फोकस से पढ़ रहे हो। जितना पढ़ रहे हो एकदम आपको रिमेंबर है, तो आप उससे बेटर कर रहे हो, आप ऑलरेडी उससे आगे हो। और मैं बोलूँगा कि जब आप पढ़ने बैठें तो आप क्लॉक से टाइम ना लगाएं। क्लॉक से टाइम ना लगाएं इन द सेंस कि आप 4 बजे पढ़ने बैठे हैं तो आप 5 बजे तक पढ़ने, ऐसे नहीं देखना। आप स्टॉप वॉच रखें कि आप जब पढ़ने बैठें तो आपने वो ऑन कर दी। बीच में अगर आपने कोई रेस्ट लिया है या स्नैक्स लेने के लिए आप चले गए, पानी पीने के लिए चले गए, तो उस टाइम पॉज कर दिया। तब आपको पता चलेगा कि कितने टाइम आप पढ़ रहे थे एक्चुअली। क्योंकि आप देखते हैं कि मैं 4 बजे पढ़ने बैठा था, 7 बजे तक पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ लिया। या फिर आपको लगता है इतने टाइम पढ़ा तभी एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आपको ये देखना होता है कि उसमें रियलिटी में आप कितने टाइम पढ़ रहे थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सेकेंड थिंग, मेरे से बच्चे पूछते हैं कि भैया सुबह के टाइम पढ़ना अच्छा है या रात को पढ़ें। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग बर्ड होते हैं, जिनको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, वो सुबह अर्ली उठ के रिवाइज करते हैं थिंग्स को। सुबह वो जो पढ़ते हैं वो उनको रिमेंबर रहता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नाइट आउल हो, मैं नाइट आउल था, मैं लेट नाइट पढ़ता था, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पता है बहुत सारे आपको एडवाइस देंगे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो या रात को लेट तक मत पढ़ा करो। नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस टाइम पढ़ना अच्छा लग रहा है। आप मेन थिंग ये है कि आप पढ़ रहे हो, ये नहीं है कि किस टाइम पढ़ रहे हो। अगर आपको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लेट नाइट पढ़ो। आपको सब अलग अलग होते हैं। मेरी सिस्टर को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद था, मेरे को नहीं था। मैंने ट्राई किया 1-2 बार मॉर्निंग में स्टडी करने का, नहीं हो पाया मेरे से, तो मैं लेट नाइट पढ़ता था। मैं लेट नाइट पढ़ता था और स्कूल लेट जाता था। स्कूल लेट इन द सेंस 7:40 का स्कूल था मेरा, मैं 7:30 पे जाता था। क्योंकि जो बच्चे जल्दी आते थे 7:20 7:10, तो वो डिस्कस कर रहे होते थे इधर उधर की बातें, वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते थे। तो मैं उतना टाइम अपना सेव कर लेता था और रात को लेट नाइट तक पढ़ लेता था।
तो आप भी ऐसा ही कीजिए, जिस टाइम आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस टाइम पढ़िए, किसी और की बात मत सुनिए। देन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसका काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, वो है रिवीजन। आपको जितना आपने पढ़ा है एक हफ्ते में, उसको एक दिन बना लेना है और वो पूरा रिवाइज करना है। उस दिन आपको कुछ नहीं करना, जितना आपने उन 6 दिन में पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करना है और देखना है कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, क्या आपके साथ दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि ये चीज़ गलत हो गई, इतने मार्क्स आ गए, ठीक है। नहीं, आपको मेन एनालाइज करना है। अगर 1 घंटा आपको टेस्ट देने में लग रहा है तो एटलीस्ट 1 घंटा ही आपको लगना चाहिए उसको एनालाइज करने में। स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा ही लगेगा, देन आपका टाइम ये कम होता चले जाएगा, फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा एनालाइज करने में, बट आपको एनालाइज अच्छे से करना है। क्योंकि जो मार्क्स आपके इंप्रूव करेगा वो आप कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये नहीं करेगा, या कितने टेस्ट आपने दिए, क्या क्लास टेस्ट, कितने क्लास टेस्ट आपने दिए, ये नहीं इंप्रूव करेगा। इंप्रूव ये करेगा कि आपके ने जितने टेस्ट दिए उनमें से कितने टेस्ट को आपने अच्छे से एनालाइज किया और वो मिस्टेक दोबारा कमिट नहीं की। तो फर्स्ट थिंग रिवीजन करना है, जितना आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है। सेकंड थिंग अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। टेस्ट में जितनी मिस्टेक हो रही है उन सबको एनालाइज करना है। उस दिन आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद देखिए उसमें कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होने वाले हैं। फर्स्ट जिनके पास मैथ्स है, सेकंड जिनके पास मैथ्स नहीं है। और साथ ही कुछ बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है, कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस है। तो मैं सारे सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर मैथ्स हो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, अगेन एंड अगेन एनसीईआरटी ही रीड करनी है। अगर आप वन शॉट एक्सप्लेनेशन कहीं से देख रहे हैं या यूट्यूब से कोई एक्सप्लेनेशन देख भी रहे हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा दोबारा यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, दूसरे दूसरे टीचर की वीडियो देख लेता हूँ उसी चैप्टर की, नहीं। आपको जब भी टाइम मिले अगेन एंड अगेन एनसीईआरटी को ही रीड करो। मैं इतना ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को बार बार रीड करते हो तो उसकी लाइनें आपके माइंड में प्रिंट हो जाती हैं, और आप जब उन लाइनों को अपने आंसर में मेंशन करोगे तो चेकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, आपके टीचर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपके आंसर पे अच्छे मार्क्स देगा। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर के लिए कोई साइड बुक परचेज कर सकते हैं, साइड बुक स्टडी कर सकते हैं, लेकिन साइड बुक से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर रीड करें। उससे एक बार आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलती है। बाकी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है इंग्लिश में। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश को एंड मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, इंग्लिश हो जाएगी पूरी। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इंग्लिश को बाकी सब्जेक्ट के साथ लेके चलना है, क्योंकि आपको इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन भी है, राइटिंग सेक्शन भी है, लिटरेचर सेक्शन है। लिटरेचर में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बार बार, राइटिंग सेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे आपका राइटिंग सेक्शन उतना इंप्रूव होगा। देन आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं ये सेक्शन तो बहुत आसान होने वाला है, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। बट बिलीव मी, 12th क्लास में रीडिंग सेक्शन उतना आसान नहीं आता जितना आपको लगता है। आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उतना आसान रीडिंग सेक्शन आपके लिए नहीं होने वाला है। कॉम्प्रीहेंशन बहुत टिपिकल आते हैं, आपको आंसर नहीं मिलते, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। आपको इंग्लिश पर पूरा फोकस करना है अपना। इंग्लिश को एक साइड सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन की तरह लेके नहीं चलना है। देन बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स को भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अकाउंट्स को भी आपको रेगुलरिटी में रखना है। आप चाहे अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 क्वेश्चन कर रहे हो, बट डेली करना है। आपको अकाउंट्स तो ऐसा समझिए कि आप बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अकाउंट्स डेली पढ़ना है। अब अकाउंट्स में मैं जो 2 बुक मैंने पर्सनली स्टडी की हैं, तो उनमें से आपको या तो टीएस अग्रवाल पढ़नी है या फिर डीके गोयल पढ़नी है। अब मैं ये 2 बुक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स की एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ प्रीफरेंस। अकाउंट्स की एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, और बोर्ड में अकाउंट्स की एनसीईआरटी के सिर्फ बेसिक आता है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं। आपको जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो मिलने वाले हैं टीएस अग्रवाल में और डीके गोयल में। जो टीएस अग्रवाल बुक है उसमें जो बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो टीएस अग्रवाल में दिए होते हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपने किए। देन मैं डीके गोयल को क्यों बोल रहा हूँ, आपको इन दोनों में से कोई एक बुक करनी है। अगर दोनों कर लोगे तो क्या ही बात है, बट एक बुक आपको करनी है। अब डीके गोयल को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डीके गोयल का जो टिपिकल लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है, वो हाई है। तो अगर आप टिपिकल क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन आपको ईजी लगने वाले हैं। तो हमें तैयारी उस लेवल की करके चलनी है कि बोर्ड के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे, क्योंकि आप डीके गोयल का अगर पढ़ लेंगे तो आपका लेवल यहाँ होगा, फिर आपको बोर्ड का लेवल यहाँ लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसलिए डीके गोयल। तो इन दोनों में से आप कोई से भी एक बुक को प्रीफर कर सकते हैं। मेरी पर्सनली एडवाइस रहेगी कि आप इन दोनों में से एक बुक जरूर करें पूरी, और इलिस्ट्रेशन के साथ करें।
अगर आपने इलिस्ट्रेशन और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे कर लिए, देन आपके 100 आउट ऑफ 100 है अकाउंट्स में। इन दोनों में से एक बुक भी अगर आपने इलिस्ट्रेशन के साथ पूरी कर ली है तो। देन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्योंकि कंटेंट सेम ही होने वाला है। चाहे आपके स्कूल में दूसरी बुक पढ़ाई जा रही है, बट एनसीईआरटी का जो लाइनें हैं वो एज इट इज बोर्ड में आती हैं। मैंने बोर्ड के 10 साल के क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं, उसमें आपको जो एमसीक्यू मिलने वाले हैं, केस स्टडी मिलने वाली है, वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के रख दी जाती है। साथ ही अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज की रीड करेंगे तो वो आपके सीयूईटी में आगे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ कि आपको ये बुक पढ़नी है या फिर ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये आपको सीयूटी में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे सीयूटी में हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर आप बोर्ड की के लिए बिजनेस स्टडीज़ की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो सीयूटी में भी एमसीक्यू आते हैं एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज़ की। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिजनेस स्टडीज़ के लिए, चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू केस स्टडीज़ डायरेक्ट आती है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बिजनेस स्टडीज़ में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपके दो पार्ट होने वाले हैं, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको मैक्रो में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है डायरेक्ट। हाँ, एक बार आप बाद में रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी, बट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही हार्ड है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए आप एनसीईआरटी डायरेक्ट ना पढ़ें। मैंने पर्सनली टी आर जैन वी के ओरी बुक है, टी आर जैन और वी के ओरी राइटर की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ी थी। तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आप किसी टीचर से पढ़ने के बाद उस बुक को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट शॉर्ट में आपको दे रखा है, तो रिवीजन में और कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प होगी। अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन कोई चीज़ समझनी है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको डिटेल में जानना है विद एक्सप्लेनेशन बैकग्राउंड के साथ, तो आप राधा बहुगुणा पढ़ सकते हैं। राहुदा बहुगुणा में एक ही चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, बट मेरे को वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगती थी। तो अगर मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता था तब मैं राधा बहुगुणा से वो टॉपिक पढ़ लेता था। तो आपको पहले मैक्रो में टी आर जैन वी के ओरी में देखना है, अगर वहाँ से कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो राहुदा बहुगुणा से आप पढ़ सकते हैं। और बाद में आपको एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप चाहें तो एनसीईआरटी डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ईजी होने वाली है। तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। तो मैथ्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली आपको 40-50 क्वेश्चन करने हैं, नहीं, आप चाहे 5 क्वेश्चन करो, लेकिन करो डेली। मैथ्स को आपको अपनी रेगुलरिटी में रखना है, क्योंकि आप अगर 3-4 दिन मैथ्स नहीं करते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम आती है। अब मैथ्स में आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है, अपने बेसिक सारे एनसीईआरटी से क्लियर करने हैं। तो एनसीईआरटी से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, देन आपको साइड बुक भी करनी है साथ में। ऐसा नहीं है कि पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे देन साइड बुक स्टार्ट करोगे, नहीं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप एक चैप्टर एनसीईआरटी का कर रहे हो तो उसके साथ साथ आरएस के भी कर रहे हो। एक आपने 4 क्वेश्चन आज एनसीईआरटी की किए, तो उसके साथ साथ आपको आरएस अग्रवाल, मैं बोलूंगा आप साथ ही साथ एनसीईआरटी के आरएस अग्रवाल कीजिए, क्योंकि ये बुक मैंने पर्सनली पढ़ी है तो मेरे को लगता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप कोई और बुक करते हैं तो आपको पहले एक क्वेश्चन मिलेगा, देन जो उसके बाद वाला क्वेश्चन होगा टोटली उससे डिफरेंट होगा। बट आरएस अग्रवाल में आपको एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल साथ साथ लेके चलनी है। आपने 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के किए तो उसमें से 7 क्वेश्चन आरएस अग्रवाल के कर लिए। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आपको डेली पढ़ने की नीड नहीं होती है। अगर आपके टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो फिर आपका फिजिकल एजुकेशन वहीं से कवर होने वाला है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना है कि वीकेंड पे 1 आवर फिजिकल एजुकेशन को दे देना है। अब 1 आवर इनफ होने वाला है फिजिकल एजुकेशन के लिए। साथ ही क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में जो आपकी थ्योरी लिखी हुई है वो पूरी लर्न करनी है, नहीं, आपको वो थ्योरी समझ लेनी है, देन आपको अपनी लैंग्वेज में वो थ्योरी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज बुक इज लैंग्वेज फॉलो करनी है या कॉपी करनी है, क्योंकि किसी की इतनी मेमोरी नहीं होती कि वो एज इट इज बुक इज लैंग्वेज को लर्न कर लेगा एंड देन राइट कर देगा। नहीं, आपको सिर्फ समझ लेना है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। बच्चों को ऐसा लगता है कंप्यूटर साइंस बहुत टिपिकल होने वाली है, इससे अच्छा तो फिजिकल ले लेते हैं, फिजिकल तो आसान होने वाली है, बस आखिरी टाइम पे पढ़ के मार्क्स आ जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस भी आपके लिए टिपिकल नहीं होने वाली है। मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी तो मैं घर पे आके नहीं पढ़ता था। अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप अगर उनका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं उनकी बात, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ के साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आपको घर आके कंप्यूटर साइंस को अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मैम जो पढ़ाती थी उसको ही लिखता था और मैं घर पे आके कोई ऐसा अलग से स्लॉट नहीं क्रिएट करता था कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। हाँ, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करें कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि एमसीक्यू एनसीईआरटी से आते हैं।
एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस की भी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि आप प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी की जगह आप प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करें, और प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे क्रिएट करें, अलग अलग प्रोग्राम। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपके प्रोग्राम में एरर आने वाली है, कभी इंडेंटेशन एरर आ जाएगी, कभी कुछ, तो आपको इरिटेशन होगी कि क्या दिक्कत हो रही है, बट धीरे धीरे वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही आपके पास एक एडवांटेज होता है कि जो कंप्यूटर में एरर आती है वो नोटबुक में जैसे इंडेंटेशन एरर होगी तो वो इतना पता नहीं चलती। जब आप नोटबुक में लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न में होने वाला है आपका एग्जाम, तो काफ़ी सारी एरर्स आपकी पता नहीं चल पाती, तो उन पर टीचर का ध्यान नहीं जाता है। तो आप आराम से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपका टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे, आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन कंप्यूटर साइंस को दीजिए, वो इनफ होगा। और ज़्यादा आप थ्योरी पे फोकस ना करके आप प्रोग्राम पे फोकस करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।